गुड मॉर्निंग दोस्तों। इन्फिनिटी वे टू सक्सेस से मैं हूं नितेश और स्वागत करता हूं आप सभी का करंट अफेयर के अपने एक नए सेशन में। तो इस सेशन में हम जानेंगे देश विदेश के हाल ही में हुए मुद्दों को क्वेश्चंस के माध्यम से, और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के सेशन की अपनी शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम का पहला संस्करण किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखिए। इसका ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर शहरी विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जो कि इसका पहला संस्करण था। ठीक है, तो देखो इसके लिए इस प्रोग्राम को तो लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, लेकिन अगर बात करें इसकी क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, एक प्रोग्राम है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है। एक नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस प्रोग्राम का जो क्रियान्वयन है, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, इसका क्रियान्वयन नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है जो इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, यह एक इंगेज ट्रेनिंग और लर्निंग मॉडल पर आधारित प्रोग्राम होगा। कि इंगेज का मतलब कि पहले आप जाएंगे वहाँ एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे। इस प्रोग्राम के माध्यम से मान लीजिए एक्सपीरियंस प्राप्त करना हुआ आपको, फिर इस प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी और इसी प्रोग्राम के माध्यम से लर्निंग, मतलब कि लर्निंग के बाद जो आउटकम निकल के आएगा वो इस मॉडल पर इस प्रोग्राम में लागू किया जाएगा। तो देखो ये जो इसका लक्ष्य है इस प्रोग्राम के लक्ष्य की बात करें तो इस प्रोग्राम का लक्ष्य है 70, 20 और 10 को प्राप्त करना। 70 का मतलब एक्सपीरियंस, 70% लोगों को एक्सपीरियंस हो जाए, एक्सपीरियंस प्राप्त हो, और 20% को एक्सपोजर हो, 20% को एक्सपोजर मिल जाए। तो एक्सपोजर का मतलब क्या है कि एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया, एक दूसरे के माध्यम से सीखने और विकास करना, और 10% लोगों को एजुकेशन देना। ठीक है, फ्रेमवर्क पर काम करना, मतलब फ्रेमवर्क पर काम करना अर्थात उन्हें एजुकेशन देना। और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम लैंगिक समानता और विविधता पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक, तो ये प्रोग्राम जेंडर इक्वालिटी को भी ध्यान में रखेगा। तो और साथ ही साथ ये परिणाम संचालित प्रोग्राम होगा, परिणाम संचालित प्रोग्राम है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम का पहला संस्करण जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका क्रियान्वयन किया जाएगा नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट के तहत इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर के द्वारा। ठीक है, और यह जो प्रोग्राम है इंगेज ट्रेनिंग और लर्निंग पर आधारित होगा, जिसका लक्ष्य होगा 70, 20 और 10, और ये एक जेंडर इक्वालिटी और विविधता पर ध्यान केंद्रित करता है, और ये परिणाम संचालित प्रोग्राम है। तो दोस्तों ये आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CBIC से, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। तो देखो अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। तो इसका ऑप्शन देखिए, विवेक जौहरी, अरविंद कृष्णा, शांतनु नारायण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विवेक जौहरी। देखो विवेक जौहरी को CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको एक इसमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि CBIC किस मंत्रालय के तहत काम करता है। तो CBIC वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये कहीं भी पूछा जा सकता है 1 लाइन में। ठीक, अगर कथन में देगा तो थोड़ा इससे ज़्यादा दे देगा आपको इस की एक मतलब इसके कार्य क्या हैं CBIC के। तो CBIC आप यहाँ से देखो, CBIC जो सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल शुल्क, एकीकृत माल एवं सेवा कर के रोपण एवं उद्ग्रहण से संबंधित नीतियाँ बनाता है। ठीक है,
कि मतलब ये जो भी सीमा शुल्क होते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क होते हैं, CGST, IGST, तो इससे संबंधित इसमें कितना टैक्स लगना है और कितना वसूलना है, तो इससे रिलेटेड क्या नीतियाँ बनाई जाएंगी, यही कार्य यह करता है। और इसके आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी परिधि के अंतर्गत CBIC के दायरे कहाँ तक सीमित हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो इसकी परिधि के अंतर्गत क्या क्या आएगा, सीमा शुल्क आएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवा कर मतलब CGST, एकीकृत माल एवं सेवा कर IGST एवं नारकोटिक से संबंधित मामले इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट जरूर से ध्यान में रखना है कि इसकी परिधि के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, इसकी परिधि के अंतर्गत कौन कौन से कार्य शामिल हैं। तो इसकी परिधि में आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर और नारकोटिक्स से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं। तो देखिए इतना आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो अध्यक्ष की नियुक्ति विवेक जौहरी के द्वारा। CBIC किसके अंतर्गत काम करता है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत, और इसकी परिधि के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर और नारकोटिक्स से संबंधित मामले आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का CEO किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, जैक डार्सी या अरविंद कृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा पराग अग्रवाल। देखो अभी हाल ही में यहाँ पर जैक डार्सी ने अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक, तो जैक डार्सी के इस्तीफा देने के बाद इन्होंने अपना अगला उत्तराधिकारी ट्विटर के लिए ट्विटर का CEO पराग अग्रवाल को नियुक्त किया है। ठीक, ये भारतवंशी हैं और ये IIT बॉम्बे के छात्र भी रह चुके हैं। ठीक है, IIT बॉम्बे से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की थी। तो फिर इन्हें ट्विटर में इन्हें CEO नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों अभी देखिएगा इस समय की वैश्विक अगर टेक जायंट की बात करें, अगर दुनिया के हम टेक जायंट की बात करें, ऐसी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ी हैं, ठीक है, तो उनके अगर CEO की बात करें तो देखिए वहाँ पर भारतीयों का बोलबाला है। जैसे सुंदर पिचाई गूगल में, अरविंद कृष्णा जो हैं ये IBM के CEO हैं। और इसी तरह सत्य नडेला की बात करें तो वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। और ऐसे ही अडोब की बात करें तो वहाँ पर शांतनु नारायण उसके CEO हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है कि कौन सी संस्थाएं हैं उसके CEO कौन कौन से हैं, वो भी जो भारतवंशी CEO हैं, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये अभी नियुक्ति हाल में ही हुई है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, पराग अग्रवाल का नाम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नियम 256 किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए ये नियम 256 जो है ये यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। राज्यसभा का नियम 256 किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन देखिए, राज्यसभा में सांसदों के निलंबन से, या फिर आर्थिक मामलों की समिति गठित करने से, या वित्तीय मामलों की समिति गठित करने से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा राज्यसभा में सांसदों के निलंबन से। देखिए अभी हाल ही में हुआ क्या कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 12 राज्यसभा सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया। देखिए अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो 12 सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया। तो किस आधार पर निलंबित किया, तो कदाचार या तिरस्कारपूर्ण, अनियंत्रित और हिंसक व्यवहार के उनके द्वारा किया गया हो, या फिर सुरक्षा कर्मियों पर जानबूझकर हमला किया गया हो। तो इस तरीके की जो भी बिहेवियर होती हैं, बिहेवियर के आधार पर संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको ये ध्यान में रखना है, नियम 256 राज्यसभा में सांसदों के निलंबन से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक मिनट ज़रा इसमें देखिए, ये तो बात हो गई नियम 256 राज्यसभा से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में रूल नंबर 373 और 374, तो रूल नंबर 373 और 374 के जरिए स्पीकर के द्वारा इसमें निलंबन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रीट परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। देखो अभी हाल ही में स्ट्रीट परियोजना लॉन्च की गई है, तो उसे आपको बताना है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन इसका देखिए, ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा केरल।
हाल ही में केरल के द्वारा केरल के 7 जिलों में, देखो केरल के 7 जिलों में स्ट्रीट परियोजना लॉन्च की गई है और यह पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, तो पर्यटन से संबंधित है और ये जो परियोजना है केरल सरकार की यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO के सस्टेनेबल सतत विकास पर्यटन से संबंधित है। सतत विकास या समावेशी विकास, ठीक है, समावेशी विकास हेतु पर्यटन से प्रेरित है यह योजना। ठीक है, तो स्ट्रीट परियोजना समावेशी विकास हेतु पर्यटन से प्रेरित है, UNWTO के केरल के 7 जिलों में लागू की गई है। ठीक है, तो इसमें किया क्या जाएगा, देखो इसमें जैसे हो गया कि ग्रीन स्ट्रीट, कल्चर स्ट्रीट बनाना, विलेज लाइफ एक्सपीरियंस बताना और एग्री टूरिज्म को बढ़ाना, इस तरीके के विषय शामिल है। और यह जो परियोजना होगी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में होगी। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ये परियोजना लागू की जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर स्ट्रीट का अगर फुल फॉर्म देखिए, स्ट्रीट, तो S मीन्स सस्टेनेबल, S मीन्स सस्टेनेबल, T मीन्स टेंजिबल, R मीन्स रिस्पॉन्सिबल, ठीक। तो नेक्स्ट E है एक्सपेरिमेंटल, देन अगेन एथनिक और T से टूरिज्म हब बनाना, टूरिज्म हब। तो ये स्ट्रीट परियोजना लाई गई है केरल सरकार की, ये परियोजना देखिए नाम से ही लग रहा है कि सस्टेनेबल हो, टेंजिबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, एक्सपेरिमेंटल हो, एथनिक हो और टूरिज्म हब हो। तो ये UNWTO का जो समावेशी विकास के पर्यटन से संबंधित नीतियाँ हैं, तो ये उससे प्रेरित है। ठीक, तो इसके फुल फॉर्म भी हो गए, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ट्राइब इंडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया। तो देखो अभी हाल ही में ट्राइब इंडिया कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर, नई दिल्ली, भोपाल, रायपुर, रांची। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। देखो नई दिल्ली में हमारे अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को समृद्ध आदिवासी विरासत से परिचित कराने के लिए नई दिल्ली के दिल्ली हाट में एक दिल्ली हाट का आयोजन किया जाता है। तो दिल्ली हाट में ट्राइब इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और इस ट्राइब इंडिया कॉन्क्लेव में केंद्रीय विदेश मंत्रालय के द्वारा ट्राइब इंडिया कॉन्क्लेव का देखो आयोजन जो किया जाता है ये आदि महोत्सव के अंतर्गत किया गया था। ठीक, आदि महोत्सव जिसे 2017 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। इस आदि महोत्सव को जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक, जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखो जो ये ट्राइब इंडिया कॉन्क्लेव है जनजाति कार्य मंत्रालय के साथ साथ इसमें विदेश मंत्रालय भी शामिल था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल रहे हैं। ठीक, तो विदेश मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा मिल करके नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया जनजाति, और स्पेशली अगर देखा जाए तो किसमें, आदि महोत्सव के अंतर्गत। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। और अगर देखिए इसके लिए एक संस्था काम करती है, ट्राइब इंडिया अगर ये होता है तो ये ट्राइब इंडिया कॉन्क्लेव की जो नोडल एजेंसी होती है फिर क्रियान्वयन किया जाता है, इसे ट्राइफेड नाम की एक संस्था के द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक नोडल एजेंसी है ट्राइफेड। तो ये जो ट्राइफेड है ये जनजाति विकास संघ के रूप में काम करती है, एक तरीके से भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ। ये एक जनजाति विकास के लिए सहकारी संस्था है और ये जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा कि ट्राइब इंडिया कॉन्क्लेव के लिए नोडल एजेंसी कौन है, ट्राइफेड है। किस मंत्रालय के तहत किया जाता है, जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत किया जाता है और ये आयोजन किया गया है विदेश मंत्रालय की सहायता से। ठीक, तो ट्राइफेड के बारे में हमने जाना कि ये
जनजातीय भारतीय जनजातियों के लिए सहकारी विपणन विकास संघ है। ठीक, उनका सहकारी संस्था है एक ट्राइफेड, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसे 1987 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हजारा समुदाय किस देश से संबंधित है। तो देखो, हजारा समुदाय ये एक समुदाय है, एथनिक ग्रुप है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो ऑप्शन देखो इसका, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद, तालिबान के अवैध कब्जे के बाद वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं या फिर वहाँ पे शिया समुदाय है, तो इनको काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक, कि वहाँ पर देखो सुन्नी समुदाय का बहुल है, वहाँ पर सुन्नी समुदाय की बहुलता के कारण वहाँ के जो इस्लाम उन लोगों ने, तालिबान ने इस्लामिक कानून लागू कर दिए हैं हर जगह पे। ठीक है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी माइनॉरिटीज़ को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे ही में ही एक माइनॉरिटीज़ है वहाँ पर हजारा समुदाय, जो कि अफ़गानिस्तान में रहती है। और ये अफ़गानिस्तान, ये जो हजारा समुदाय हैं, इन्हें मंगोल आपने चंगेज़ खान का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इन्हें मंगोलों का वंशज कहा जाता है, कि ये मंगोल के वंशज है और वहीं पर 13वीं शताब्दी से लगभग रह रहे हैं। ठीक, और ये थोड़ी बहुत टर्किश भाषा भी बोलते हैं। तो इन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में थे। तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा कि अफ़गानिस्तान का हजारा समुदाय है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है। ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये देखिए ऑप्शन देखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, दूसरा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, तीसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय और चौथा है वस्त्र मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, मतलब एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक, तो कब लॉन्च किया गया, तो ये आप जान लीजिए सन 2016 में इसे लॉन्च किया गया। और ये एकीकृत व्यापक प्रमाणन प्रणाली है। ठीक है, तो देखो ये जो ज़ीरो डिफेक्ट जो ये लाई गई है स्कीम, ये करती क्या है। तो देखो उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें उत्पादकता, गुणवत्ता कि अगर किसी प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस किया जा रहा है, अगर कोई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के उत्पादन में उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसमें कितना, उसको बनाने में कितना प्रदूषण हुआ, प्रदूषण को कम करने के लिए हमने क्या उपाय किया, उसको बनाने में कितनी हम ऊर्जा बचा रहे हैं, हमारी वित्तीय स्थिति कितनी बेहतर है उसको बनाने के बाद। ठीक है, उसमें कितना मानव संसाधन लग रहा है, उसमें कितनी बौद्धिक संपदा लग रही है। तो बौद्धिक संपदा लग रही है। तो इन सभी जो भी इनके पॉइंट, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी रूप से सक्षम करने के लिए ये योजना लाई गई थी। ठीक है, ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट। देखो यहाँ पर ज़ीरो डिफेक्ट का मतलब क्या है, ये आप जान लो। तो ज़ीरो डिफेक्ट का मतलब है ये ग्राहक केंद्रित अवधारणा है, ये ग्राहक को फोकस में रखती है, ग्राहक केंद्रित अवधारणा है। और उसके साथ यहाँ पर ये शून्य अपशिष्ट, ठीक, कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में वहाँ उसका शून्य अपशिष्ट, कोई भी कचरा ना निकले। ठीक है, और इसको देखो ज़ीरो इफेक्ट का मतलब कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कि ज़ीरो वायु प्रदूषण, ज़ीरो एयर पॉल्यूशन हो, किसी भी तरीके का प्रदूषण ना हो, किसी भी तरीके का लिक्विड ना निकले, गंदा लिक्विड ना निकले, किसी भी तरीके का सॉलिड वेस्ट ना निकले। और साथ ही साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम या फिर शून्य अपव्यय हो, नेचुरल रिसोर्सेज कम से कम खर्च हो। ठीक, तो ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया था 2016 में एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। लेकिन इसकी कार्यान्वयन एजेंसी की हम बात करें तो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI। ठीक, तो QCI को राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये QCI क्या है, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्थापित किया गया था जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत। ठीक, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया था QCI को। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई थी सन 2016 में। ठीक,
तो जिससे एमएसएमई के उद्योगों से ज़ीरो डिफेक्ट हो, जिससे ये ग्राहक केंद्रित हो, मतलब ग्राहक को पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया जा सके। और दूसरी चीज़ थी कि इससे शून्य अपशिष्ट हो, और उस शून्य अपशिष्ट का जीरो इफेक्ट हो हमारे पर्यावरण पर, हमारे परिवेश पर। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका गठन किया गया था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 7वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, जो फुटबॉल खेलता होगा उसके लिए तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, या फिर जिसे फुटबॉल पसंद होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार या रॉबर्ट लिवांडोव्स्की। तो देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ये तो नहीं है। इसमें देखो 7वीं बार चुना गया है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी को। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा, लियोन मेसी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, 7वीं बार दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा में 130 वर्षों के बाद दिसंबर माह में आने वाले तूफान का नाम है। तो ऑप्शन देख लो इसका, फेनी, फेलिन, जावाद या हुदहुद। तो इसका सही आंसर होगा जावाद। देखो ये चर्चा में किस लिए था, तो देखो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट अभी हाल ही में हमारे आंकड़ों से ये पता चला है कि दिसंबर महीने में 130 साल बाद, नॉर्मली अगर देखो उड़ीसा में तूफान आते रहते हैं, लेकिन वो होते क्या हैं कि जैसे अगस्त से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक आते हैं, लेकिन दिसंबर महीने में 130 वर्षों के बाद तूफान आ रहा है। और यहाँ पर उड़ीसा में दिसंबर के महीने में 130 वर्ष पहले तूफान आया था, जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो एक ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें 115 लोगों की जान चली गई थी। ठीक, तो इसलिए ये तूफ़ान काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है इस दिसंबर में आने वाले जो भी आने वाला ये तूफ़ान है जावाद। ये आप नाम याद रखिएगा कि उड़ीसा में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे इसके पहले भी उड़ीसा जो तूफ़ानों से प्रभावित हो चुका है, इस तरीके के तो खतरनाक तूफ़ान आते रहे हैं तो उड़ीसा में, जैसे अभी 2020 में आया था, आपको याद होगा नाम, अम्फन नाम का एक तूफ़ान था जो कि उड़ीसा में आया था सन 2020 में। वहीं 2019 की बात करें तो यहाँ पर फानी नाम का तूफ़ान आया था। इसके पहले हुदहुद आया हुआ था, इसके पहले हुदहुद तूफ़ान था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 130 वर्षों के बाद दिसंबर महीने में आने वाला तूफ़ान है। ठीक, जावाद, ये आपको यहाँ याद रखना है, उड़ीसा में आ रहा है ये। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत का आर्थिक विकास अनुमानित है। देखो ये स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है ये ग्लोबल रेटिंग है, ग्लोबल रेटिंग देती है दुनिया के देशों को ये, और ये अमेरिकी संस्था है। ये एक स्टैंडर्ड एंड पुअर एक अमेरिकी संस्था है जो दुनिया भर के देशों को क्रेडिट रेटिंग देती है। तो उस रेटिंग के आधार पर इन्वेस्टर्स उस देश में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, तो इसने भारत के आर्थिक विकास का अनुमान लगाया है। तो इसका ऑप्शन देखो, 9.5%, 6%, 7.8% या 5%। तो इसका सही आंसर होगा 9.5%। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत का आर्थिक विकास जो है अनुमानित है 9.5% पर। तो इसमें ये रीज़न बताया गया है कि भारत ने कोविड-19 के बाद अपने आप को अच्छी तरीके से संभाल लिया है, और कोविड-19 के साथ अपने आप को, कोविड-19 के माहौल में अपने आप को काम करने के अनुकूल बना लिया है। ठीक, और इसके साथ ही साथ ये इसमें इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमारे जो भी कंज्यूमर्स हैं, तो उपभोक्ताओं और जो भी बिजनेसमैन हैं, हमारे जो कंज्यूमर हैं और जो भी हमारे बिजनेस मैन हैं, उनमें विश्वास बढ़ा है हमारे देश की इकोनॉमी को लेकर के। लेकिन साथ ही साथ हमें इस रिपोर्ट में ये भी है कि महंगाई का भी हमें सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्वेश्चन के लिहाज से ये ध्यान में रखना है कि 9.5% अनुमानित की गई है भारत की आर्थिक विकास स्टैंडर्ड एंड पुअर के अकॉर्डिंग। वहीं अगले वित्त वर्ष की हम बात करें, अगर 2022-23 की बात करें, 2022-23 के लिए स्टैंडर्ड एंड पुअर ने हमारी रेटिंग जो है, हमारा जो अनुमानित वृद्धि है वो 7.8% तक आकी है। और 2023-24 के लिए हमारा 2023-24 के लिए 6% तक आर्थिक वृद्धि को बताया है, स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है
कि इस वर्ष के लिए 9.5% है, अगले वित्त वर्ष के लिए 7.8% है और 2023-24 के लिए 6% है। और इस 2023-24 को 6% तो बढ़ा करके किया गया है, इसके पहले 5.7% तक अनुमानित था। ठीक है, तो 5.7% से बढ़ करके 6% हो गया। चलिए, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन है, यहाँ पर होना चाहिए किन है, ठीक है, किसे या फिर किसे भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो अभी देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया, ऑप्शन देखिए, आर हरि कुमार, अदर कुमार चटर्जी या फिर करमबीर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आर हरि कुमार। तो इन्होंने कल के दिन ही अपना पद ग्रहण किया है भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में। तो चलिए ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिसीमन आयोग से रिलेटेड। ठीक, तो देखो, परिसीमन आयोग का गठन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन देखिए, परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह भारत के चुनाव आयोग की सहायता से काम करता है। ठीक, और दूसरा कथन है, भारत में केवल 2 बार 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 1972 और वर्ष 2002 के अधिनियमों के तहत किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, परिसीमन आयोग के पहला कथन हम देख रहे हैं, पहला कथन है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है, तो ये चीज़ सही है। ठीक, और चुनाव आयोग के साथ काम करता है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ है कि ये कह रहा है कि केवल 2 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही होगा। ठीक, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए, परिसीमन आयोग का जो गठन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। और ये इसके जो आदेश होते हैं परिसीमन आयोग के, इसके आदेश संसद के कानून के समान होते हैं और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि इसे न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। बात करें अगर इसकी संरचना की, तो इसमें परिसीमन आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, रिटायर्ड जज सर्वोच्च न्यायालय के। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे पूछे जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की जगह उच्च न्यायालय कर सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि परिसीमन आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं जिस राज्य का परिसीमन कराना है। तो देखिए, 4 बार अब तक परिसीमन आयोग गठित किया जा चुका है। तो कब कब किया गया, वर्ष 1952 में, 62 में, 1972 और 2002 के अधिनियम के तहत 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, पहला परिसीमन कब आयोजित किया गया था, पहले परिसीमन का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 1950 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पहला परिसीमन 1950 में गठित किया गया था और वर्ष 1981 और 91 की जनगणना के बाद से कोई परिसीमन गठित नहीं हुआ। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है, खास तौर से पहला परिसीमन कब गठित किया गया और कितनी बार गठित किया जा चुका है और इसकी संरचना कितनी होती, संरचना में कौन कौन होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में चर्चा में रहे फिएट करेंसी का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। ये फिएट करेंसी क्या होती है, इसका सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा कथन करता है, फिएट मुद्रा। ठीक, तो इसका देखिए, ऑप्शन देखिए, इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, या फिर इस IMF के समक्ष विदेशी मुद्रा भंडार है ये फिएट मनी, या कमोडिटी मनी है, या फिर IMF के समक्ष आरक्षित कोटा है, मतलब SDR है। हमने SDR की बात की थी कल दोस्तों, आपको याद होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा फिएट करेंसी क्या होती है। तो फिएट करेंसी का उपयुक्त वर्णन कि इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। सब तो आप समझ रहे होंगे कि आंतरिक मूल्य नहीं होता मतलब ये फिएट करेंसी जैसे हमारा 10 रुपये का नोट है। ठीक, 10 रुपये का नोट का जो कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है, बल्कि इसकी वैल्यू का कैसे बनाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई किसी नियम से, ठीक है, कोई रेगुलेशन ले आया गया या लॉ के द्वारा इसे वैलिडेट किया जाता है या फिर इसे लीगल टेंडर बना दिया जाता है, लीगल टेंडर। ठीक, गवर्नमेंट इसकी गारंटी देती है इसके लीगल टेंडर होने की। ठीक है, तो यही होती है फिएट मनी।
ठीक, जैसे आपका हमारा 10 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, तो ये गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, लीगल टेंडर दे रही है कि इसकी वैल्यू 2000 रुपये या फिर 10 रुपये होगी। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, फिएट मनी सरकार के द्वारा जारी मुद्रा है जो सोने जैसी कमोडिटी तरह समर्थित नहीं है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक, ये सरकार के द्वारा समर्थित होती है, सरकार इसमें गारंटी दे रही है आपको। और ये फिएट मनी केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण देती है, क्योंकि वे नियंत्रित कर सकते हैं कि कितना पैसा छापना है। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक, फिएट मनी का आंतरिक मूल्य नहीं होता, हमने अभी जाना कि इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। ठीक, इसके उपयोग का कोई मूल्य नहीं है, इसका मूल्य केवल इसलिए है क्योंकि जो लोग इसे विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं वे उसके मूल्य पर सहमत होते हैं। ठीक, कि जैसे हमने अभी यहाँ पर जाना कि हमने 10 रुपये का नोट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 10 रुपये के नोट पर लीगल टेंडर घोषित किया है, 10 रुपये के नोट पर लीगल टेंडर जारी किया है। ठीक, माफ़ कीजिए दोस्तों। तो देखिए, फिएट मनी जो होता है ये कमोडिटी मनी का एक विकल्प होता है। देखो, कमोडिटी मनी क्या होती है, तो ये जो मनी होती है मेड ऑफ कमोडिटी। ठीक, द मनी मेड ऑफ कमोडिटी सच एज गोल्ड, कि ऐसी मुद्रा जो कि धातु से बनी हो, जैसे चांदी का सिक्का हो आपके पास या फिर सोने का सिक्का हो, तो वो उसे कमोडिटी मनी बोला जाता है। ऐसे ही फिएट मनी कमोडिटी मनी की जगह यूज़ हो सकती है। जैसे लीगल टेंडर, तो आपको दो मनी के बारे में पता हो गया, कमोडिटी मनी जैसे सोने और चांदी के सिक्के, फिएट मनी जैसे लीगल टेंडर के द्वारा जारी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे ही एक होता है फिड्यूशरी मनी, या फिर जिसे न्यास मुद्रा भी कहा जाता है। जैसे फिड्यूशरी मनी जो आपके विश्वास पर आधारित हो, फिड्यूशरी मनी या फिर न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा क्या होता है, जो कि आपके विश्वास पर आधारित है। विश्वास पर आधारित है मतलब जैसे हो गया चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, तो पेपर मनी हो गया, पेपर मनी, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये न्यास मुद्राएं होती हैं जो कि विश्वास पर आधारित होती हैं। ठीक, और एक होता है फुल बॉडीड मनी, फिर अगला होता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पर एक 500 रुपये का चांदी का सिक्का है मेरे पास 500 रुपये का चांदी का सिक्का है, तो उसमें और उस चांदी में 500 रुपये का पूरा यूज़ हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब जितने का वो सिक्का है उतने की उसकी कीमत भी है, तो इसको फुल बॉडीड मनी कहा जाता है। और न्यास मुद्रा जो विश्वास पर आधारित होती है, कमोडिटी मुद्रा जो सोने या चांदों की धातु से समर्थित हो, और साथ ही फिएट मनी जिसको लीगल टेंडर के द्वारा जारी किया जाए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वैज्ञानिक, पहला कथन है वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ये आपको ध्यान दीजिए, क्या भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक सोच। आप मौलिक कर्तव्यों के बारे में अगर ध्यान दें तो आपको याद आएगा कि ये पॉइंट है। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन है भारत में विश्व स्तर पर सबसे अधिक महिलाएं स्टेम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग स्नातक हैं। ठीक, तो भारत में विश्व स्तर पर सबसे अधिक महिलाएं विज्ञान में प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। और तीसरा है किरण योजना, विशेष रूप से बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकियों को कैरियर के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी किरण स्कीम। तो ये भी सही है। ठीक है, तो मतलब तीनों सही होगा इसका, पहला दूसरा तीसरा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, स्टेम है क्या। तो स्टेम एक प्रोग्राम लाया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। तो देखो, और ये प्रोग्राम जो लाया गया है यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा 2001 में प्रस्तुत किया गया था। स्टेम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित की अवधारणा। और भारत उन देशों में से है जहां सबसे अधिक वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों में स्टेम की वृद्धि में काफ़ी तेजी आई है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास करना। तो ये हमारा सही हो गया पहला वाला। स्टेम में महिलाओं की भागीदारी, तो महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात करें तो भारत में लगभग 43% महिलाएं स्टेम में स्नातक हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। ठीक, लेकिन अगर नौकरियों की बात करें तो इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल
14% है। और वहीं अगर इसके लिए योजनाओं, महिलाओं के लिए योजनाओं की बात करें तो महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं भी चलाई गई थी, जैसे विज्ञान ज्योति योजना। तो विज्ञान ज्योति योजना के अंतर्गत छात्राओं के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं और प्रयोगशालाओं में उनके कैंप लगाए जाएंगे, साइंस कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कॉरपोरेट फील्ड हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉरपोरेट फील्ड और विश्व जो भी यूनिवर्सिटी होंगी उनमें जो देश की शीर्ष वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से उनके कैंप लगाए, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कॉलेज होंगे, तो वहाँ पर कॉरपोरेट घरानों और वैज्ञानिक संस्थाओं के कैंप लगाए जाएंगे और उनके माध्यम से संपर्क स्थापित कराया जाएगा। इसी में देखिए कि किरण स्कीम है, दूसरी स्कीम है किरण। तो ये किरण स्कीम लॉन्च की गई है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च की गई है किरण योजना। और किरण का पूर्ण जो अगर फुल फॉर्म देखें तो नॉलेज इनोवेशन इन रिसर्च एडवांस थ्रू नर्चरिंग। ठीक, शिक्षण के द्वारा अनुसंधान विकास में ज्ञान की भागीदारी। और किरण योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न चुनौतियों का समाधान कर रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वांचुआ उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ये आप ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है वांचुआ उत्सव। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखिए, नागा जनजाति, ब्रू जनजाति, आपतानी जनजाति या तीवा जनजाति। तो इसका सही आंसर होगा तीवा जनजाति। ठीक, जो ये तीवा जनजाति होती है ये मैक्सिमम मूल रूप से ये असम और मेघालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, तीवा जनजाति असम और मेघालय में पाई जाती है और ये थोड़ी बहुत संख्या में ये मणिपुर में भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये फेस्टिवल, वांचुआ फेस्टिवल मनाया जाता है तीवा जनजाति के द्वारा। तो आई होप कि आज की क्लासेस आपको समझ में आई होंगी और यहाँ पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, जिसका समाधान अगले वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।